हाँ, तो कैसे हो सभी लोग? बढ़िया एकदम। बढ़िया नहीं हो तो बढ़िया हो के आओ, क्योंकि बढ़िया नहीं रहोगे तो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो कि 1 महीने में आपके एग्ज़ाम्स हैं। तो आपको एग्ज़ाम में अच्छा करना है, तो इसके लिए अपनी तबीयत का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो अपनी तबीयत का ख्याल रखो और जितना हो सके उतना पढ़ना है आपको, ठीक है? तो आज हम लोग क्या लेकर आए हैं? आज हम लोग फिजिक्स का जो है वो 3rd चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी अपना जो है फिजिक्स का वो 3rd चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये आपके एग्जाम के लिए, और काफी ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। तो देखो, अगर मैं एक तरह से बोलूं तो क्लास 10th के हिसाब से अगर आप देखें, क्लास 10th फिजिक्स के अंदर अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे से पूछेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग चैप्टर जो है वो आपका यही वाला चैप्टर होने वाला है, जो कि फिजिक्स का 3rd चैप्टर होगा, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो आज हम वही चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, और मेरा यकीन मानो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर ये है और काफी ज्यादा आपको चीजें इसमें समझ में आने वाली हैं, और एग्जाम के अंदर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है? तो जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो कि बार बार पूछे रहे हैं, वही बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है? तो हम वो क्वेश्चन को लास्ट में करने भी वाले हैं, ठीक है? तो चलो आओ चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की आज थोड़ी सी हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, तो थोड़ी सी कहानी से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बहुत पुराने टाइम से हम लोग जो है चीज़ों को देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहाँ से हम चीज़ों को उठाएंगे और उसके बाद एकदम बेसिक्स को क्लियर करते हुए हम एडवांस लेवल तक चलेंगे, ठीक है? तो चलो हम लोग बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर का नाम क्या है अपना? तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? अब इलेक्ट्रिसिटी जब भी आपके दिमाग में शब्द आता है तो आपके दिमाग में आता होगा, जैसे अपने आसपास आप कहीं पर भी घुमाएंगे नजर अपने घर में, तो आपको दिखेगा कि जो पंखा चलता है आपके घर में वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। जो आपके घर में रॉड्स होंगी, या जो आपके घर में बल्ब होंगे, या जो आपके घर में फोन होगा, यानी कहीं ना कहीं अगर आप अपने आसपास देखो तो आपके चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चारों तरफ से आप इलेक्ट्रिसिटी से घिरे हुए हो, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आप चाह कर भी उससे दूर नहीं हो सकते। आपकी डेली लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो हमको उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आखिर क्या है इलेक्ट्रिसिटी, क्या है करंट। तो इसके बारे में आज हमको थोड़ा सा समझ में आने वाला, ठीक है? तो करंट के बारे में आज हम समझेंगे इनडायरेक्टली, और करंट क्लासेस यूट्यूब चैनल भी है अपना, तो उस चैनल के ऊपर आज हम उस करंट जो नाम है वहां पर उस करंट के पीछे का रीजन समझेंगे कि आखिर वो क्या है करंट, ठीक है? तो चलो आज इसको बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत जब होगी, तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत जो होने वाली है वो किससे होने वाली है? वो होगी चार्ज से, ठीक है? किससे शुरुआत होगी? चार्ज से। तो देखो, जब भी कहीं पर करंट की हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, तो विदाउट चार्ज को हम इलेक्ट्रिसिटी को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो चार्ज ही वो कॉज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमको देखने को मिल रही है, ठीक है? तो एक तरह से आप बोलो तो चार्ज ही है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये चार्ज क्या होता है, ठीक है? तो आपने चार्ज सुना भी होगा, आपका फोन जब डिस्चार्ज होता है तो आप उसको चार्ज पे लगा देते हो, चार्जर से खोल देते हो, उसके बाद फोन आपका चार्ज होने लगता है। तो आखिर चार्ज है क्या? आखिर व्हाट इज चार्ज, वो आज हम समझने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले चार्ज की हम डेफिनेशन पे बात करेंगे। तो चार्ज की जो डेफिनेशन है वो काफी सिंपल डेफिनेशन लोगों को लगती है, लेकिन है काफी गहराई उसके अंदर है, तो उसको हम लोग पहले सुनेंगे और फिर उसको हम लिखेंगे भी। तो सबसे पहले मैं उसको लिख देता हूं और फिर उसके बारे में समझेंगे कि आखिर ये चार्ज क्या है, ठीक है? तो चार्ज क्या होता है? तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, या इसको हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर दैट causes matter to produce electric and magnetic field, ठीक है? प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस, थोड़ा सा इसको और इनहांस कर लो, ठीक है? तो आपको नई डिफिनेशन क्या मैंने दिया? चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ any matter that causes matter to produce and experience electric and magnetic field। मतलब क्या है? इसका मतलब समझ में नहीं आएगा तो इसका मतलब समझते हैं। जो चार्ज क्या है? एक मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे मैटर की प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज मैटर कब होती है, तो अगर आपको केमिस्ट्री इतना मालूम हो तो आप जानते होंगे कि जैसे ये मार्कर है, इसको हम मैटर क्यों कह रहे हैं? तो मैटर होने के लिए कंडीशन होती है कि हर एक ऑब्जेक्ट को अगर हम मैटर बोल रहे हैं तो उसके पास मास होना चाहिए। मैटर मीन्स मास। तो अगर मटेरियल के पास मास है तो मास, ठीक है? मास है, ठीक है? मास यानी कि आप समझ रहे हो, ठीक है? केजी में जो आप नापते हो वही मास होता है। तो मास अगर है तो उसको हम मैटर बोलेंगे, क्योंकि देखो मैटर होने के लिए कंडीशन ही है कि उसके पास मास होना चाहिए। तो ये मास उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। सिमिलर इसी तरीके से
हर एक मैटर के अंदर एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं चार्ज। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी का नाम होता है जो कि हर मटेरियल के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब चार्ज वाली प्रॉपर्टी से क्या होगा, जैसे मास वाली प्रॉपर्टी से हमको आइडिया लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना लाइट है या कितना हैवी है। जैसे मार्कर मेरे को हाथ में उठा के मालूम चल रहा है कि हाँ ये बहुत ही लाइट वेट है, इसका जो कैप होगा उसको उठाया मैं तो और ज्यादा लाइट वेट लग रहा है। तो ये कैसे मैं यहाँ पर फर्क कर पा रहा हूँ, तो बिकॉज ऑफ मास। तो मास वो प्रॉपर्टी जो हमको चीजों को आइडिया देती है कि किसी भी चीज का वेट कितना होगा, कौन सी चीज हैवी होगी, कौन सी चीज लाइट होगी। सिमिलर इसी फैशन में जो चार्ज होता है वो चार्ज हमको कौन सी चीज का आइडिया देता है। चार्ज अगर किसी मैटर की प्रॉपर्टी होती है तो ये मैटर हमको, ये प्रॉपर्टी जो है हमको ये किस चीज का आइडिया देता है। तो चार्ज सिंपली आपको बताता है कि ये जो भी मटेरियल है ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को या तो प्रोड्यूस कर सकता है या तो उसको, अगर कहीं पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये जाके उसको एक्सपीरियंस कर सकता है। ठीक है, मतलब चार्ज ही वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आप अट्रैक्शन या रिपल्सन को फील करते हो। तो आपने सुना होगा कि दो अगर सेम टाइप के चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव या अपोजिट टाइप का चार्ज है तो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो अट्रैक्ट रिपल जो हो रहा है ये सब बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना है और उसको अगर एक्सपीरियंस करना है तो मैटर के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। ठीक है, तो चार्ज एक प्रॉपर्टी का नाम होता है जो कि हर एक मैटर के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब चार्ज की जो बहुत पुरानी कहानी है उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो चार्ज की कहानी क्या है कि पहले देखा गया था कि जब किसी भी दो चीज़ों को रब करते हैं आपस में, तो पहले अपने बहुत पहले की कहानी ये बुक में लिखी होती है तो थोड़ा सा पढ़ेंगे समझ में आएगा कि जब भी दो चीज़ों को रफ किया जाता है आपस में तो हम देखते हैं कि वो आपस में अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को या तो रिपेल करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये सारी कहानी जो है ये बहुत पुरानी समय से चलती आ रही है। तो हमने क्या एक बार नोटिस किया, हमने नोटिस किया था कि जब हम ग्लास की रॉड को, किसकी रॉड को, ग्लास की रॉड ले लेंगे और इसको किससे रब करेंगे, इसको सिल्क से रब करेंगे। किससे रब करेंगे, सिल्क से रब करेंगे। तो अगर आप ग्लास की रॉड ले लिए और इसको सिल्क के किसी कपड़े से आप रब कर दो, तो मतलब ये ग्लास की रॉड है, इसको सिल्क के कपड़े से ऐसे खाली रब करना है। रब करने के बाद आप देखोगे ये सिल्क और ये ग्लास आपस में अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, पहले सिल्क और ग्लास अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन जब इनको आप रब करोगे आपस में से रगड़ोगे तो रगड़ने के बाद आखिर इनमें ऐसा क्या हुआ जिससे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो ग्लास की रॉड होती है, जैसे ही आप इसको सिल्क के कपड़े से ऐसे, ये सिल्क है आपका, ठीक है, और ये आपकी ग्लास रॉड है, तो ग्लास रॉड को जैसे ही सिल्क के कपड़े से रब करता हूं मैं तो ग्लास के रॉड पे एक चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो मेरे को पता है तो मैं बता दे रहा हूं कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, और ये जो सिल्क है इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हो तो ड्यू टू रबिंग यहाँ पर, ड्यू टू फ्रिक्शन यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव लिखा है ये यही चार्ज हम आज समझने वाले हैं। तो तब तो ये मेरे को नहीं पता था, तब तो ये दुनिया को नहीं पता था कि चीज़ों को रगड़ने से आखिर वो अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, लेकिन आज उसके पीछे जो रीजन है, उसके पीछे का जो एक शब्द है वो है चार्ज। तो चार्ज ही वो रीजन है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो और इसके अलावा हमने और एक एक्सपेरिमेंट देखा, उसमें हमने देखा कि जो एबोनाइट होता है, क्या होता है, जो एबोनाइट होता है, एबोनाइट एक मटेरियल होता है, जैसे रबड़ का मटेरियल होता है उसके अंदर सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन और रबड़ का मटेरियल होता है, तो वो इबोनाइट रॉड, इबोनाइट रॉड जो होता है इसको हमने जब ऊल से रगड़ा, किससे रगड़ा, ऊल से, जो सर्दियों में आप स्वेटर पहनते हो, ऊन जिसको आप बोलते हो, ऊन या ऊल, उस ऊलन कोई भी क्लोथ होगा उसको आप एबोनाइट रॉड को जब रब करोगे उससे तो आप क्या देखते हो, जैसे सपोज करो ये हमारे पास एबोनाइट रॉड है। ठीक है, अब एबोनाइट रॉड को आप ऊल से जैसे ही रब करोगे, इधर ऊल लेके आया आप इससे रब कर दिए, तो रब करने से क्या होगा, इसके ऊपर हमने देखा कि निगेटिव चार्ज डेवलप होता है और ऊल पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इसके ऊपर पॉजिटिव डेवलप हुआ, इसके ऊपर निगेटिव। एबोनाइट रॉड को जब हम ऊल से रगड़ते हैं तो यहाँ पर एबोनाइट रॉड पे निगेटिव चार्ज आता है और ऊल पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो हम ये समझ रहे हैं कि आखिर क्या हमको समझ में क्या आएगा इससे, हम सोच रहे होंगे कि चीज़ों को रब करने से उनमें चार्ज आता है, तो ऐसा भी नहीं है, जरूरी। अब देखो मैंने दोनों मार्कर को रब किया तो रगड़ने से क्या एक दूसरे को खींचने लगे, ये नहीं खींच रहे हैं। क्यों नहीं खींच रहे हैं, क्योंकि इनमें चार्ज ही डेवलप नहीं हो रहा है। तो हर बार जरूरी नहीं है कि चीज़ों को रब करने से, हर एक चीज़ को हर दूसरी चीज़ से रब करने से उसके अंदर चार्ज डेवलप हो जाए। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टाइप के मटेरियल होते हैं जिनको आपस में रब करने से ही उनमें चार्ज का ट्रांसफर देखा जाता है। वो हम बाद में बात करेंगे वो कौन से मटेरियल होते हैं जिनमें चार्ज ट्रांसफर हो जाता है रबिंग से, वो बात की बात है। ठीक है, और ये सारे एक्सपेरिमेंट भी आप देखेंगे तो जैसे आपने देखा होगा अक्सर, जैसे आप सर्दियों में जब स्वेटर पहनते हो, कई दिनों से आपने स्वेटर पहना है, अब आप स्वेटर को जब निकालते हो तो उसके अंदर से चट चट की कुछ आवाज़ें आती हैं। तो होता क्या है कि जब आप स्वेटर अब आप जो पहने वो ऊन का होता है, उसके अंदर ऊल होता है,
और आपके जो बाल होते हैं बॉडी के अंदर, उनसे जब ये रब करता है तो वहाँ पर भी चार्ज का ट्रांसफर होने लगता है, उनमें भी चार्ज आने लगता है, जिसकी वजह से, और वो जब डिस्चार्ज होते हैं तो वहाँ पर छोटा छोटा जो है आपको कुछ साउंड सुनाई देता है, चट चट की कुछ आवाज़ें आती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे कि आपका हाथ है, अब इस हाथ को आप ऐसे किसी चेयर पे ऐसे रगड़ दो, ठीक है, ये बाल जो है आपके हाथ के ऊपर, इनको आप ऐसे चेयर पे जब रगड़ोगे तो आप देखोगे आपके बाल जो है वो चेयर से अट्रैक्ट होने लगते हैं, आपको मालूम चलेगा कि ये जो बाल हैं वो चेयर से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सेम यहाँ फिनोमिना भी वही होता है, बाल को जब हम चेयर से रगड़ते हैं तो चेयर जो प्लास्टिक है, फाइबर है, उससे रगड़ने से यहाँ पर भी चार्ज प्रोड्यूस होता है, और अगर अपोजिट टाइप का चार्ज प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी कहानी जो है वो चार्ज की है। इसके अलावा जो आप बादल देख रहे हो, जो बिजली जो देख रहे हो, आप लाइटनिंग देख रहे हो, उनके पीछे भी जो रीजन है वो कौन है, चार्ज ही है। तो चार्ज कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसके लिए हमको इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम चार्ज की कहानी करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने चैप्टर पे आएंगे इलेक्ट्रिसिटी पे। तो ये चैप्टर स्टार्टिंग है, मतलब ये मत सोचना कि चार्ज जो है वो चैप्टर का पार्ट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए सबसे पहले आपको चार्ज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो चार्ज से ही इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक। तो चलो यहाँ तक आपको चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। तो आपको डेफिनेशन जो है वो याद होनी चाहिए। तो मैंने तो एक डेफिनेशन लिख दी, बाकी आपको अगर कोई डेफिनेशन पता है तो आप उस डेफिनेशन को भी लिख के आ सकते हो एग्जाम में, ठीक है। चलो, तो ये थी चार्ज की कहानी। अब चार्ज के बारे में जब हमको बताया गया तो ये देखा गया कि चार्ज कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। कौन कौन तरह का होता है, चार्ज 2 तरह के होते हैं। कौन कौन, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो चार्ज कितने तरह के, 2 तरह के, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो हमको कैसे पता चला होगा कि चार्ज 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, तो इसको हमको बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको बताया कि चार्ज जो है वो 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। और इसके पीछे नाम, मतलब इसके पीछे लॉजिक भी है, इन्होंने क्यों पॉजिटिव और निगेटिव बोला। तो हमको आज के समय में पता है कि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव को खत्म करता है। तो उन्होंने भी ये देखा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा था कि जब 2 चीज़ों पर एक चार्ज डेवलप होता है और दोनों को अगर हम एक दूसरे से पास लेके आते हैं, जैसे यहाँ पर ये ग्लास रॉड और सिल्क को आपस में रब करने से ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पे निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। ये हम अभी सपोज कर लो ऐसे, इस पे कोई एक टाइप का चार्ज आ गया, उस पर कोई दूसरा टाइप का चार्ज आ गया। अब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को जब अट्रैक्ट कर लेंगे एक बार, अब ये दोनों एक दूसरे को जब अट्रैक्ट कर लेंगे, इससे जब टच हो जाएगा तो ये आपस में फिर चार्ज दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये दोबारा खींच के फिर छोड़ा के आप इसको चिपकाने की कोशिश करेंगे तो ये दोबारा चिपकेगा नहीं। या बचपन में जो आपने एक्सपेरिमेंट करा होगा, ऐसे पेन को बालों में ऐसे रगड़ के आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े जो है ऐसे चिपकाते थे, तो एक बार अगर वो कागज़ के टुकड़े चिपक गए इससे, फिर दोबारा आप उनको चिपकाएंगे तो वो नहीं चिपकते, क्योंकि ये जो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये चीज़ से अब समझ आ रहा है आपको। यही चीज़ बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नोटिस करी थी कि जब दोनों चार्ज जब आपस में कंबाइन करते हैं तो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इस वजह से हम इनको, एक को पॉजिटिव बोलेंगे तो एक को निगेटिव बोलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव को खत्म करता है। जैसे आपने 2 में 2 जोड़ा 4 हुआ, वहीं 2 में से 2 घटा देते तो 0 आ जाता है, खत्म कर देता है एक दूसरे को। +2 -2 एक दूसरे को खत्म करके न्यूट्रल कर देंगे, एकदम उदासीन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसी रीजन से यहाँ पर आप समझ सकते हो कि चार्ज को 2 टाइप का बोला गया, पॉजिटिव और निगेटिव। तो 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं कि चार्ज किस तरह से बिहेव करता है। किसी भी बॉडी के अंदर अगर चार्ज है तो उसका बिहेवियर किस टाइप का होगा। हम लोग फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक देखने वाले हैं कि आखिर ये चार्ज किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, या किस तरह से रिपल करते हैं, आखिर ये कर ही क्यों रहे हैं अट्रैक्ट या रिपल, ये थोड़ा सा हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ हम लोग अब समझने वाले हैं। तो उसके लिए आप क्या करो, एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से, इसको रब करके हम जो है उस लॉ को समझने वाले, ठीक है। तो जल्दी से, यहाँ कुछ नोट करने लायक है नहीं, वैसे खाली डेफिनेशन है और सारी तो कहानी है। तो चलो मैं इसको रब कर लेता हूँ और इसके बाद हम लोग जो है वो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हम करेंगे। तो हेडिंग बना लेते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ, मतलब ये वो लॉ है जो हमको चार्ज को स्टडी करने में हेल्प करता है, चार्ज का बिहेवियर पता करने में मदद करता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको पता क्या है, हमको पता है कि अगर हमारे पास सेम टाइप का चार्ज है, जैसे कि ये पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, तो अगर दोनों सेम टाइप के चार्ज होते हैं तो ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अगर दोनों सेम टाइप के चार्ज हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, इतना सबको मालूम होता है, ठीक है। अगर ये अपोजिट टाइप के चार्ज हुए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो फिर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अट्रैक्ट।
अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो इस केस में वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो फंडामेंटल लॉ जो होते हैं उनके पीछे कोई प्रूफ नहीं होता है, ये एक चीज आप याद रखो। जब भी हम किसी फंडामेंटल लॉ की बात करते हैं, लॉ के कोई प्रूफ नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लॉ बस चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली देख के बस डिटरमाइन किए जाते हैं, जो एक्सपेरिमेंट बोलता है वही को हम लॉ बना देते हैं। तो यहाँ पर आप इसको जो है ये मत पूछा करो कि हाँ इसका कोई प्रूफ दो। तो यहाँ पर ये क्यों होता है ये मैं थोड़ा थोड़ा समझा सकता हूँ जरूर। तो यहाँ पर मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ आपको कि दो पॉजिटिव चार्ज आखिर एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पास पास क्यों नहीं आ सकते, एक दूसरे को रिपेल क्यों कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर रीजन जो होता है ये हायर क्लासेस में आपको मिलता है। तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक सिस्टम है और यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के बहुत पास पास रखे हुए हैं। तो अगर किसी सिस्टम में दो पॉजिटिव चार्जेस बहुत पास पास रखे होंगे तो प्रॉब्लम क्या होती है, अगर दो सेम टाइप के चार्ज होते हैं तो दोनों सेम टाइप के चार्ज जब एक सिस्टम में रखे जाते हैं तो यहाँ पर रिपल्सन जो होता है इनके बीच में, उस रिपल्सन की वजह से इसमें स्टेबिलिटी जो है वो गड़बड़ा जाती है। क्या गड़बड़ा जाती है, स्टेबिलिटी। जब सेम टाइप के चार्ज को एक सिस्टम के अंदर रखा जाता है तो इसके लिए तो कुछ वर्क करना पड़ता है, कुछ एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, वो तो हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप। तो सिंपल इतना समझो कि दो सेम टाइप के चार्ज जब एक दूसरे के बहुत करीब रखे जाएंगे, बहुत पास रखे जाएंगे, लीस्ट डिस्टेंस पे रखे जाते हैं, तो वो सिस्टम को अनस्टेबल बनाते हैं। इसलिए एक दूसरे से बहुत दूर जाने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके उतना दूर भागने की कोशिश करते हैं, और दूर भागने के चक्कर में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तब दूर भागने का मतलब क्या होता है, ये इससे दूर भागेंगे तो हम बोलेंगे ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हो कि अगर दो सेम टाइप के चार्ज एक सिस्टम में पास पास रखे होंगे तो वो सिस्टम को अनस्टेबल बनाते हैं। ठीक है, और सिमिलर इसी तरीके से क्या होता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे सिस्टम में और एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये दूर दूर नहीं हो सकते हमारे सिस्टम में। क्यों, क्योंकि अगर ये दूर दूर होते हैं तब ये हमारे सिस्टम को अनस्टेबल बनाते हैं। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के बहुत पास आते हैं, जितना पास हो सकता है उतना पास पॉजिटिव निगेटिव के आता है, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल हो सके। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट इसलिए करता है ताकि वो जितना हो सके उतना उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाए और सिस्टम स्टेबल हो जाए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए। ये तो आगे अभी आपको सिखाएंगे। ये सारी चीज़ें एनर्जी का खेला है। कोई भी सिस्टम चाहता है उसकी एनर्जी मिनिमम हो, और इसी मिनिमम एनर्जी के चक्कर में ही ये अपना डिस्टेंस को बढ़ाते हैं। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी, और यहाँ जितना कम डिस्टेंस होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी, और कम पोटेंशियल एनर्जी मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं हर एक जो यहाँ पर हर एक जो हो रहा है कार्यक्रम, ये इसके पीछे जो रीजन है वो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस। ठीक है, और इस एनर्जी के चक्कर में ये चार्ज जो है आपस में अट्रैक्ट या रिपल कर रहे होते हैं, जो ताकि आपका जो सिस्टम है वो स्टेबल हो सके। ठीक है, तो आपको इसको अगर समझ में नहीं आया, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो डायरेक्ट ऐसा समझ लो कि दोनों पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल करेंगे, मतलब सेम टाइप के चार्ज होंगे, पॉजिटिव जगह दोनों निगेटिव ले लोगे तब भी रिपल होगा। तो चाहे सेम टाइप का चार्ज हो, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो, तो ये आपस में रिपेल करते हैं, और अगर अपोजिट टाइप के चार्जेस हैं तो ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब जब ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को या अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं। ये वाला उसको रिपेल करेगा तो ये वाला इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर एक्शन रिएक्शन लॉ लगता है। फोर्सेस हमेशा जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, कभी भी एक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हमेशा लगते हैं, ये तो आपने पढ़ा है न्यूटन थर्ड लॉ में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फोर्स लगता है, इसी फोर्स से ही एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे होते हैं। अब ये फोर्स कितना लगेगा, तो इस फोर्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए या इसका डायरेक्शन चाहिए, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कूलम्स लॉ। क्या पढ़ना पड़ेगा, कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये कहाँ का पार्ट है, ये क्लास 12th का पार्ट होता है। ठीक है, तो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, क्लास 12th में जाओगे, तो वहाँ पर आपको कूलम्स लॉ बताया जाएगा। और कूलम्स लॉ ही है वो लॉ जिससे हम दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा क्लास 12th का। तो क्लास 12th का ये टॉपिक है, तो हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा जिद करते हो तो हम यहाँ पर फोर्स का एक फॉर्मूला भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम एक फोर्स का फॉर्मूला देते हैं आपके लिए। बाकी आपके लिए वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिख दूंगा, भले ही आपको चाहो तो नोट कर लेना, नहीं तो फिर उसको रब कर लेना। तो चलो मान लेते हैं ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू है Q1, ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू है Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। तो इस केस में इनके बीच में कितना फोर्स लगता है, तो वो फोर्स का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये जो फोर्स होगा ये कूलम्स लॉ से निकाला जाता है, ये कूलम्स लॉ होता है। तो कूलम्स लॉ बोलता है कि दो चार्ज अगर Q1 Q2 R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं,
Q1 Q2 अगर r डिस्टेंस पर रखे हुए तो उस पर उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। K एक कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, वो बात की बात है, वो छोड़ो, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ये फॉर्मूला मैंने दे दिया भले ही, लेकिन आपको इसको कोई ज़रूरत इसकी नहीं है, ठीक है। तो चाहो तो इसको नोट कर लो, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत उसकी नहीं है। तो ये फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, ठीक है। तो अब हम जो है इसको रफ करके आगे बढ़ेंगे और चार्ज की थोड़ा और ज़्यादा गहराई में हम चलने वाले हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर इसको हम रफ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मिटा दिया जाए। चलिए, तो अब थोड़ी चार्ज की और कहानी को हम लोग डिटेल करने वाले हैं। तो समझने वाले हैं कि आखिर ये चार्ज किस तरीके से आता है किसी भी बॉडी के अंदर, और किस तरीके से इसको हम डिनोट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको समझना ये है कि चार्ज जो है, इतना तो समझ चुके हो कि चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब चार्ज के लिए हमारे पास सिंबल क्या है, चार्ज के लिए हम कोई सिंबल बनाए होंगे, तो चार्ज के लिए जो सिंबल हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे क्यू, ठीक है। चार्ज के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करना है, क्यू, ठीक। चार्ज के लिए आप स्मॉल क्यू यूज़ कर सकते हो, कई बुक में कैपिटल क्यू भी यूज़ कर सकता है, मतलब करते हैं बुक वाले, यूज़ करते हैं कैपिटल क्यू यूज़ करते हैं, कई लोग स्मॉल क्यू यूज़ करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी आप देखोगे, ज़्यादातर आप देखोगे स्मॉल क्यू ही यूज़ करा जाता है। मैं भी स्मॉल क्यू यूज़ करता हूँ, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा स्मॉल क्यू यूज़ करो, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर चार्ज के लिए हमने जो सिंबल बनाया वो कौन है, स्मॉल क्यू है, ठीक है। अब चार्ज की जो SI यूनिट होती है, चार्ज की SI यूनिट होती है वो क्या होती है, वो कूलम होती है। क्या होती है, कूलम, जिसको हम किससे लिखेंगे, C से लिखेंगे। देखो कूलम साइंटिस्ट का नाम है, जो मैंने अभी बताया था कूलम्स लॉ, जिससे आप चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करते हो, वही कूलम्स लॉ जो है वो कूलम साइंटिस्ट थे, उन्हीं का नाम पे चार्ज का जो यूनिट होता है SI यूनिट, उसको हम क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। इसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, C यूज करेंगे। चार्ज के लिए जो सिंबल होता है वो क्या है, स्मॉल क्यू है। चार्ज कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज डेवलप कैसे हो रहा है किसी भी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जैसे मान लो कि हमारे पास जो है ये ग्लास का रॉड है, ठीक है। कौन सा रॉड है, ग्लास रॉड, यहाँ लिख दे रहे हैं ग्लास रॉड, ठीक है। ये अपने पास ग्लास रॉड है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिल्क है, ठीक है। हमने क्या किया था, ग्लास रॉड को किससे रब करा था, तो ग्लास रॉड को हमने सिल्क के कपड़े से रब करा था। हमने देखा जैसे ही ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रब करते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होता है, निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अब अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस एक दूसरे से जितने कम डिस्टेंस पर होते हैं उतनी इनकी एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए एक दूसरे को खींच के एक दूसरे के बहुत पास आएंगे ताकि जो सिस्टम है वो स्टेबल हो सके, ठीक है। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब आखिर यहाँ पर क्या हुआ, इनको रब करने से ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे इनके अंदर आया, तो अगर इसको केमिस्ट्री से समझेंगे आप, तो इसके पीछे केमिस्ट्री है, पढ़ते पढ़ते फिजिक्स हम लोग चलेंगे केमिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ से समझ में आता है कि होता क्या है, जब हम इन दोनों को आपस में रब करते हैं तो इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के उसमें जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड में से निकल के सिल्क में जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जहाँ से जाता है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और जहाँ को जाता है वहाँ पर कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर कौन सा चार्ज अपीयर होता है, पॉजिटिव। और जहाँ पर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या अपीयरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप होता है, निगेटिव। मतलब लैक ऑफ, ऐसे भी बोल सकते हो, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ पर एब्सेंस होता है, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ढेर सारा होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वहाँ पर कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, निगेटिव। असल में ये पॉजिटिव निगेटिव जो है, ये निगेटिव जो है उसके पीछे का रीजन इलेक्ट्रॉन होता है, और पॉजिटिव के पीछे का रीजन जो है वो प्रोटॉन होता है। ये आपने फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम में पढ़े होगा, कि आपने 9th में पढ़ा है कि पार्टिकल जो होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसमें से इलेक्ट्रॉन ही है जो निगेटिव चार्ज कैरी करता है, और प्रोटॉन है जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और न्यूट्रॉन तो एक न्यूट्रल स्पीसी है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव के पीछे जो है वो मेन जो है आपका वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जहाँ कमी होती है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पॉजिटिव छोड़ जाता है, और जहाँ को जाता है वहाँ पर निगेटिव लेके जाता है। इलेक्ट्रॉन अपने साथ साथ निगेटिव लेके जाता है, तो जहाँ भी जाएगा वहाँ निगेटिव आ जाएगा, और जहाँ से जाएगा वहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि पॉजिटिव निगेटिव कैसे आते हैं। अब सवाल आएगा आपका कि ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ ही क्यों गया, वहाँ से यहाँ क्यों नहीं आया, ग्लास से सिल्क में क्यों गया, सिल्क से ग्लास में भी तो आ सकता था। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल कितना ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर पा रहा है।
अब ग्लास और सिल्क के कंपैरिजन में ग्लास जो है वो ज़्यादा अच्छा मटेरियल होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पर ग्लास ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होते हैं, एक्सपेरिमेंट से देखे जाते हैं, ये अलग अलग मटेरियल का बिहेवियर अलग अलग होता है, उस अकॉर्डिंग ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ से एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो चलो इसको जल्दी से नोट करो आप, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लेंगे आप, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है मैंने, तो इसको तो नोट कर ही लिया होगा। चलो अब जो है हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम क्या करेंगे, हेडिंग बना लेते हैं सबसे पहले, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमको क्या पढ़ना है, तो देखो पहले मैं हेडिंग वाइज बता देता हूँ आपको चीज़ों को, फिर उसके बाद उसकी गहराई में हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, तो आपको मालूम होगा स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसको केवल किसकी रिक्वायरमेंट होगी, मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो चार्ज को हमने एक फिजिकल क्वांटिटी के रूप में डिनोट करा है, और ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब चार्ज को कहीं पर अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो वहां पर केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है चार्ज का। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव होता है, चार्ज निगेटिव होता है, बस। इसके अलावा चार्ज में कोई डायरेक्शन जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। ठीक है, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसके अलावा फिर दूसरा पॉइंट क्या है, हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिंपली आपको बताएगा जिस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बस एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी क्रिएट होती है, ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है। 9th का ये टॉपिक था, ये आपने पढ़ा। सिमिलर इसी तरीके से चार्ज के लिए भी हम कंजर्वेशन पढ़ेंगे कि चार्ज को हम किसी भी बॉडी में क्रिएट नहीं करते हैं और ना ही हम पहले से प्रेजेंट चार्ज को डिस्ट्रॉय करते हैं, बस चार्जेस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, बस। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज अलाउ होता है, चार्ज को क्रिएट या चार्ज को डिस्ट्रॉय करना अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो ये अभी हम करेंगे इसको। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि आपको अभी मैं समझाऊंगा कि क्वांटाइजेशन मतलब किसी भी चीज़ का कुछ फिक्स वैल्यूज में ही अवेलेबल होना। कोई भी चीज़ अगर अपनी कुछ फिक्स वैल्यूज में ही अवेलेबल है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटाइज्ड होती है। तो चार्ज भी क्वांटाइज्ड होता है, हर तरह का चार्ज पॉसिबल नहीं होता है। चार्ज में कुछ फिक्स वैल्यूज होती हैं कि हाँ या तो इतना चार्ज होगा, या तो फिर इतना होगा, या तो फिर इतना होगा, इसके बीच में कोई चार्ज नहीं होगा। तो कुछ फिक्स वैल्यूज रखने वाली चीज़ों को हम लोग क्वांटाइज्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हम 3 जो है मेजर चार्ज की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो है ये चार्ज वाला जो टॉपिक है इसको फिनिश करके और फिर आएंगे अपने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और फिर हम लोग जो है वो करंट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वाली हेडिंग जो कि है स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसी के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबको पता है कि चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सबको नहीं पता होता, अक्सर लोग गलत कराते हैं, आपको पता होना चाहिए चार्ज कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, चलो, तो चार्ज में क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको जोड़ने के लिए जो अलजेब्रा लगेगा वो नॉर्मल स्केलर अलजेब्रा लगेगा। ठीक है, कौन सा अलजेब्रा लगाएंगे आप, स्केलर अलजेब्रा लगाएंगे। स्केलर अलजेब्रा का मतलब जैसे आप सिंपली मैथ करते हो कि 2 + 2 4 होता है, 3 - 2 1 होता है, सिंपल वैसा ही मैथ करना आपको यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्शन है ही नहीं, तो क्या डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब आप सिंपल मैथ लगा के चीज़ों को जोड़ सकते हो। जैसे सपोज करो ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे यहाँ पर +2 कूलम का चार्ज है, यहाँ पर +4 कूलम का चार्ज है, और यहाँ पर -3 कूलम का चार्ज है। अब कोई बोले बताओ मेरे को इसके ऊपर कुल नेट चार्ज कितना है। ठीक है, क्यू नेट। जब मैं ऐसे लिखूंगा क्यू नेट, तो क्यू का मतलब होता है चार्ज, चार्ज का सिंबल स्मॉल क्यू, और नेट का मतलब टोटल ओवरऑल जोड़ के कितना चार्ज इसके ऊपर आ रहा है। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर अगर पूछा जाए कितना चार्ज है, तो आप सिंपली सबको ऐड करोगे, Q1 + Q2 + Q3। ठीक है, अब Q1 जो है वो 2 कूलम है, तो यहाँ 2 रखेंगे, अब प्लस Q2 कितना है, 4 है, तो 4 रखेंगे, लेकिन Q3 देखो -3 है, तो यहाँ रखेंगे -3, तो हो जाएगा 6 -3 कितना आएगा, 3 कूलम। तो इस बॉडी के ऊपर कुल कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, 3 कूलम, यानी 3 कूलम, वो भी प्लस में। ठीक है, तो ये भले ही यहाँ पर आप बोलोगे 3 कूलम तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, +3 कूलम, +2 था, +4 था, -3 था,
लेकिन ओवरऑल जो दिखेगा आपको, ओवरऑल ये बॉडी के ऊपर कितना चार्ज कहा जाएगा, +3 कूलम। तो यही तो है मैथ, सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने, 2 4 6 और 6 में से 3 गया 3, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है +4 कूलम का चार्ज और यहाँ पर है -4 कूलम का। अब कोई बोले बताओ इस बॉडी के ऊपर कितना नेट चार्ज है, तो नेट चार्ज आएगा +4 माइनस चार्ज कितना आएगा, 0 कूलम आएगा। कितना आएगा, 0 कूलम आएगा। मतलब इस बॉडी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है, बॉडी के ऊपर चार्ज 0 है, तो है चार्ज, लेकिन दोनों चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर अमाउंट में है, जिसकी वजह से नेट चार्ज कितना है, 0। और ये बॉडी को हम लोग, जिसके ऊपर नेट चार्ज 0 होता है, इसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल बॉडी वो बॉडी होती है जिसके अंदर चार्ज नहीं होता, नहीं, उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है, हर बॉडी के अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, हर मैटर के अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर पॉजिटिव और निगेटिव बराबर अमाउंट में होंगे तो उस केस में जो नेट चार्ज होता है वो 0 हो जाता है। और जब किसी सिस्टम पर नेट चार्ज 0 होता है तब हम उस सिस्टम को न्यूट्रल सिस्टम बोलेंगे, उस मैटर को हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे। और अगर ये पॉजिटिव निगेटिव का चार्ज का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, अगर पॉजिटिव ज़्यादा है निगेटिव कम है, तो उसको पॉजिटिवली चार्ज बोला जाता है, और अगर पॉजिटिव कम है निगेटिव ज़्यादा है तो उसको निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो इस तरह से चार्ज जो है वो क्रिएट होता है बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो ये था आपका स्केलर क्वांटिटी, जो कि चार्ज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो अगले पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बात करेंगे। बिठा दें इसको। चलो, तो अब बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर कि आखिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वही कहता है कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जाता है ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय करते हैं हम, बस चार्ज का ट्रांसफर होता है वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं होता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पर हमने रखा 2 कूलम का चार्ज, यहाँ पर रखा हमने 3 कूलम का चार्ज, और यहाँ पर रखा -4 कूलम का चार्ज। चलो ऐसे सपोज कर लो, ये एक बॉडी है, एक बॉक्स है जिसके अंदर हमने 3 बॉल रखे हुए हैं, एक पे 2 कूलम का चार्ज है, एक पे 3 कूलम का, और एक पे -4 कूलम का चार्ज है। ठीक है, अब ये बॉल जो है ये इंसुलेटेड है, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, बाहर से कुछ भी अंदर नहीं आएगा, आइसोलेटेड बॉक्स है। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ही हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को ऐसे ऐसे हिलाएंगे, ठीक है, तो हिलाने से क्या होगा, इस बॉक्स को, इसके अंदर जो है ये सारी बॉल आपस में लड़ेंगी, एक दूसरे से रगड़ेंगी, लड़ेंगी, और ऐसी बॉल्स हमने बनाई हैं जिनसे चार्ज एक दूसरे में ट्रांसफर हो सके। जब वहाँ पर रगड़ होगी, जब फ्रिक्शन होगा तो चार्ज इधर उधर ट्रांसफर होगा। तो हम क्या नोटिस करेंगे, हमने मान लो एक ऐसा केस देखा जिसमें ये तीनों बॉल आपस में कुछ इस तरह से अरेंज हुई, और यहाँ पर क्या हुआ, मान लेते हैं यहाँ पर एक बॉल के ऊपर 1 कूलम का चार्ज दिखा हमको। ठीक है, और दूसरे बॉल के ऊपर हमको यहाँ पर 3 कूलम का चार्ज दिखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा करो, इसको 4 मान लेते हैं। चलो, मान लिया हमने कि एक पे जो है 1 कूलम का चार्ज आपको दिखा, और दूसरी बॉल पे कितना चार्ज दिखा आपको, 4 कूलम का चार्ज दिखा है। ठीक है, तो अब ये जो तीसरी वाली बॉल होगी इसके ऊपर आपको -4 कूलम का चार्ज दिखेगा। कितना दिखेगा, -4 कूलम का चार्ज दिखेगा। तो मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर आप इधर नेट चार्ज निकालो, इधर नेट चार्ज निकालो, कितना आ रहा है, तो 3 और 2 5, 5 - 4 कितना आएगा, 1, यानी +1 कूलम। इधर जो चार्ज क्रिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है, +1 कूलम। तो मैंने यहाँ से कुछ किया ही नहीं, मैंने इधर से ना मैंने बोला ये बॉल जो है, ये वॉल जो है, ये जो बॉक्स है उसकी वॉल्स जो है वो सारी की सारी इंसुलेटेड है, मतलब आइसोलेटेड है, मतलब यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं गया, कोई भी चार्ज, ना तो कोई भी चार्ज बाहर से अंदर आया है। तो होना क्या चाहिए, यहाँ पर देखो क्या हुआ है, फिर भी अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो 4 और 1 5, और 5 में से 4 जाएगा कितना आएगा, 1 कूलम, यानी यहाँ पर भी कितना चार्ज क्रिएट हो रहा है, 1 कूलम का। तो देखो पहले भी चार्ज कितना था, 1 कूलम, बाद में भी चार्ज कितना, 1 कूलम। हमने इस सिस्टम को इधर उधर ऐसे जो है हिलाया, तो हिलाने से क्या हुआ, इसमें देखो हर एक अलग अलग देखोगे तो चार्ज चेंज हो रहा है। देखो इसमें देखो 2 कूलम था, यहाँ 1 हो गया, इसमें 3 था, यहाँ 4 हो गया, इसमें 4 था, 4 है। तो यहाँ पर अलग अलग सिस्टम को अगर देखें तो उनका चार्जेस चेंज हो रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल सिस्टम का देखें तो पहले भी 1 कूलम चार्ज था, बाद में भी कितना चार्ज है, 1 कूलम का ही चार्ज है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिस्टम जो है उसका चार्ज कंजर्व है, पहले भी 1 कूलम था, बाद में भी 1 कूलम है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसमें चार्ज जो है वो ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पर ना तो कोई चार्ज क्रिएट हुआ, ना ही जो पहले के चार्ज थे वो डिस्ट्रॉय हुए। ये मत सोचना कि 1-2 कूलम का चार्ज 1 कूलम हो गया तो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं, यहाँ देखो 3 से 4 भी हुआ, तो वही चार्ज यहाँ से यहाँ आया है बस। ठीक है, तो चार्ज आपस में ट्रांसफॉर्म होते हैं, चेंज होते हैं बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में।
चार्ज ना तो प्रोड्यूस होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसको भी जल्दी से आप नोट करो, उसके बाद हम लोग थर्ड वाले और सबसे इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट वाले प्रॉपर्टी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जल्दी से इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग वहाँ की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, फिर हम लोग चलते हैं तीसरी वाली प्रॉपर्टी पे, जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसको रब कर लेता हूँ जल्दी से, और अब हम लोग बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो चलो अगली हेडिंग जो है वो कौन सी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्वांटाइज का मतलब क्या होता है। तो क्वांटाइज का मतलब होता है, ठीक है, फिक्स्ड अलाउड वैल्यूज, मतलब किसी भी चीज की कुछ फिक्स अलाउड वैल्यूज। मतलब ऐसा होता है कि देखो, होता है कि कई सारी चीजें ऐसी हैं नेचर के अंदर जिसमें हर एक तरह की वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, कुछ फिक्स तरह की वैल्यूज ही पॉसिबल होती हैं। वो उन फिक्स वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, वो जो फिक्स वैल्यूज होती है उनको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइज्ड, या डिस्क्रीट भी इसके लिए एक वर्ड होता है। मैं बोल क्या रहा हूँ, समझ में कुछ नहीं आएगा तो इसको समझते हैं। जैसे अगर कोई बोले कि बताओ मार्कर, ये कितना मार्कर है, 1 है, ये कितना मार्कर है, 2 है, तो मार्कर या तो 1 होगा या तो 2 होगा ना। अरे 1 के बाद सीधा मार्कर 2 होगा, 1.5 मार्कर तो होगा नहीं, या 2.3 मार्कर या 1.4 मार्कर, ऐसे मार्कर कहाँ हो सकते हैं। तो मार्कर एक क्वांटाइज क्वांटिटी हुई ना, या तो मार्कर 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, कुछ फिक्स अमाउंट में ही तो अवेलेबल है। या जैसे आप मान लो, सपोज करो आप जो है वो केला लेने गए मार्केट में, आपने केला लेने गए आप, तो आप बोलोगे 1 दर्जन केला दे दो, तो 1 दर्जन में केला 12 आएगा। आप 1 केला मांगोगे, चलो वो 1 केला भी दे रहा है, चलो आप 1 के बाद क्या मांगेंगे, 2 मांगेंगे, तो आपको 2 केला दिएगा। अब आप 1.5 केला नहीं मांग सकते, मांगने तो क्या है, आप कुछ मांग लो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो केला आप 1 के बाद सीधा 2 लेंगे ना, जैसे टॉफी खाने आप गए तो आप 1 टॉफी लेंगे, 1 के बाद या तो 2 लेंगे, या तो 3 लेंगे, या तो 10 लेंगे, या तो 20 लेंगे। कुछ फिक्स वैल्यूज में ही आप चीज़ों को ले सकते हो, टॉफी जैसे है। ऐसा थोड़ी है कि आप कहेंगे मेरे को 1.5 टॉफी दो, तो दुकान वाला 1 टॉफी तोड़ के आपको आधा देकर लो, 1.5 टॉफी, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कुछ फिक्स वैल्यूज ही अगर पॉसिबल होती हैं किसी चीज़ में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइज्ड, ठीक है। तो क्वांटाइज का मतलब कुछ फिक्स वैल्यूज। इसको सबसे ज़्यादा बेटर तरीका है समझने का क्या है, इसको हम लोग स्टेयर से समझते हैं, ठीक है, लैडर से समझो इसको। चलो तो जैसे मान लो ये हमारे पास एक लैडर है, एक सीढ़ी है, ठीक है। अब सीढ़ी के अंदर क्या होता है, जैसे आप इस पर चढ़ेंगे जब सीढ़ी के ऊपर, तो जब आप चढ़ेंगे तो आपका पैर या तो इस पहले वाले डंडे पर होगा, या तो फिर दूसरे पर होगा, या तो फिर तीसरे पर, या तो चौथे पर, या तो पांचवें पर, या तो छठे पर। अब आप इस पे पैर रखोगे तो इसके बाद आपका जस्ट पैर कहाँ होगा, अब सेकंड वाले पे होगा। इसके बीच में कहीं पर पैर रख सकते हो, नहीं, वहां पर कोई है ही नहीं कुछ, तो पैर रखेंगे कहाँ, हम हवा में थोड़ी रखेंगे। तो यहाँ पर देखो आप 1 के बाद सीधे कौन सी वैल्यू मिल रही है, 2, फिर ऐसे 2 के बाद कौन सी वैल्यू मिलेगी, 3 के बाद कौन मिलेगा, 4, और 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं है, 2 और 3 के बीच में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको कुछ फिक्स वैल्यूज ही मिलेंगी। तो ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइज। और यहीं पर अगर आप वो वाली सीढ़ी की बात करो, स्लोप वाली जो सीढ़ी होती है, ऐसे जो रैंप होता है, अभी सीढ़ी की अगर आप बात करो, यहाँ पर डंडे नहीं बनाने ऐसे, ठीक है। एक जो हॉस्पिटल के अंदर होता है, जो मरीज को ले जाने के लिए स्ट्रेचर वाला जो सीढ़ी होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। स्लोप वाली जो सीढ़ी होती है हॉस्पिटल के अंदर, या जो कार और चढ़ाने के लिए लोग घर में बनाते हैं ऐसे। अब इसके अंदर देखो ऐसे कुछ है ही नहीं, डंडे वंडे तो है नहीं। तो इसके ऊपर जब आप चलोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप कहीं भी पैर रख सकते हो, यहाँ पर हर एक वैल्यूज अलाउ है। जब कोई इस पे चढ़ेगा तो यहाँ पर डंडे नहीं बने कि हाँ आपको इस डंडे के बाद उस डंडे पे पैर रखना, फिर उस पे रखना, फिर इस पे, क्योंकि ये लगातार है, ये कंटिन्यूअस है स्टेयर्स। तो यहाँ पर आपका पैर कहीं भी जा सकता है, पूरा कंटिन्यूअस है, कहीं भी अलाउ है, आप पैर रख सकते हो। तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस, लेकिन इस वाली सीढ़ी को हम लोग बोलेंगे क्वांटाइज या डिस्क्रीट। तो यही सेम लॉजिक हम भिड़ाएंगे कहाँ पर, चार्ज के अंदर, और समझेंगे कि चार्ज किस तरह से डिस्क्रीट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो चलो उसके ऊपर चलते हैं जल्दी से। तो ये एग्जाम्पल था जिस चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए। अब हम लोग समझेंगे ये क्वांटाइज का मतलब क्या हुआ है, ठीक है। तो चलो, तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि मान लो मैंने इसके ऊपर जो है, इसके अंदर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे ही आप 1 इलेक्ट्रॉन डालोगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन डालते इसके ऊपर जो चार्ज बनेगा वो कितना बनेगा, तो वो चार्ज वो बनेगा जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उसको किससे लिखते हैं हम लोग, ई से। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को किससे लिखा जाता है, ई से। वैसे चार्ज के लिए सिंबल क्या होता है, स्मॉल क्यू, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है उसको हम लोग किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। और कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और एक खास बात, ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, ठीक है। मतलब
स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज का मतलब किसी भी बॉडी पर सबसे छोटा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाला जो पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज होगा, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी हो, बस स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो होगा किसी भी बॉडी पर, कोई बोले बताओ सबसे कम से कम कितना चार्ज हो सकता है, अगर मैं कम करता जाऊँ चार्ज तो सबसे छोटा चार्ज कितना होगा किसी भी बॉडी पर, तो वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बराबर होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और इसको हम लोग क्वांटा ऑफ चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा ऑफ चार्ज। तो क्वांटा का मतलब होता है किसी भी चीज की सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, किसी भी चीज की जो सबसे डिस्क्रीट और सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं। तो चार्ज का जो क्वांटा होता है, चार्ज की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो होती है ई, और ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, जो कि कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। अब जब मैंने इस बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर दिया, डाल दिया, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आएगा। कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा इसके ऊपर? ई। माइनस ई आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आया है, तो यहाँ पर निगेटिव होगा, वो माइनस प्लस हम नहीं दिखा रहे हैं, हम केवल चार्ज की वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए होते तो इसके ऊपर जो चार्ज आता वो कितना आता? अब चार्ज आपको पता है, सिंपली स्केलर क्वांटिटी ऐड हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, दूसरे का भी इतना होगा, तो ये 2 ऐड हो जाएगा, यानी इतना प्लस इतना, यानी हम बोल सकते हैं कि ई प्लस ई कितना हो जाएगा? 2e, ठीक है। मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा 2e। अगर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होते तो उस केस में कितना चार्ज हो जाता है? यहाँ पर 3। ऐसे करते 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 मान लो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? n इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन था तो चार्ज कितना बना? e। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, चार्ज कितना बनेगा? 2e। 3 इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज कितना बनेगा? 3। ऐसे ही अगर n इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो चार्ज बनेगा वो कितना बनेगा? ne। कितना बनेगा? ne। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया q बराबर ne। अब n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? n की वैल्यू या तो 1 होगी, या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद n की वैल्यू 2 होगी, उसके बाद 3 होगी, उसके बाद 4 होगी, उसके बाद 5 होगी। ऐसे करते 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 ये n की वैल्यूज ऐसी हो सकती है। मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो चार्ज होगा, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होगा बॉडी के अंदर। अब एक बार हम चार्ज जरा निकाल के चेक करते हैं कि चार्ज कितना कितना आ रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन होने पर कितना चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होने पर कितना चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन होने पर कितना चार्ज आएगा। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि चार्ज क्यों डिस्क्रीट होता है, क्यों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो हम बात बात बोल रहे हैं कि चार्ज क्वांटाइज होता है। तो इसके लिए मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए, तो इसको हम रब करके यहाँ समझने वाले हैं कि आखिर ये इस तरीके से चार्ज क्वांटाइज होता है, ठीक है। तो चलो, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन कहीं पर होगा तो कितना चार्ज वहाँ पर होना चाहिए? होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। कहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहाँ पर कितना चार्ज होगा? Q1 बोल दो इसको। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कितना होगा? तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसके अंदर देखो 2e में 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन कहीं पर होंगे तो वहाँ चार्ज कितना होगा? तो वहाँ चार्ज होगा आपका 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ऐसे अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन कहीं पर है तो 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे कि अगर आप ध्यान से देखो तो जब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था, 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आया था, तो कितना चार्ज था यहाँ पर? 1 इलेक्ट्रॉन के आने से कितना चार्ज था? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब जब 1 के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आया तो अब जो चार्ज आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो 1.6 के बाद सीधा क्या आया? 3.2। फिर आगे देखो कितना आया? 4.8। फिर आगे देखो कितना आया? 6.4। तो अगर कोई पूछे कि 1.6 और 3.2 ये कब आएगा? जब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ये कब आएगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है और 2 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के होने से 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो 3.2। अब 1 और 2 के बीच में इलेक्ट्रॉन तो आएगा नहीं, या तो आप किसी बॉडी में 1 इलेक्ट्रॉन डालोगे या तो 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल है, उसको तोड़कर चूरा कर डाल नहीं सकते। लो आधा तो पौना लो, थोड़ा सा लो, धूल डाल दिया, ऐसे तो होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल है, वो तो टूटता नहीं। तो अगर किसी में जाएगा तो एक, जैसे किसी को मैं अगर मार्कर दूंगा तो या तो 1 मार्कर दूंगा, या तो 1 के बाद सीधा क्या दूंगा? 2 दूंगा, फिर ढक्कन निकाल के लो ढक्कन, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो सिमिलर उसी तरीके से किसी भी बॉडी में या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना चार्ज आएगा 1.6, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3.2। अब 1 और 2 के बीच में देखो, मतलब 1 और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में जो गैप आ रहा है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से 3.2 है। तो और सब कहाँ गए? और सारे चार्ज किधर गए? 1.6 के बाद 1.7 क्यों नहीं है? 1.8 कहाँ है? 1.9 कहाँ है? 2 कहाँ है? 2.1 कहाँ है? 2.2 कहाँ है? 2.5, 2.6, 2.7, ये सारे चार्ज क्यों नहीं है? इसके बीच में और सारे चार्ज कहाँ गए? अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 1.6, इधर बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर रब करके हम बात करते हैं।
तो देखो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज कितना आया था 1.6, ठीक है। 2 की वजह से कितना आएगा, 2 की वजह से आया है, कहाँ गया, 2 की वजह से आया 3.2। अरे तो 1.7 कहाँ है, 1.8 कहाँ है, 1.9 कहाँ है, 2 कहाँ है, 2.1, 2.2, ये सारी वैल्यूज़ कहाँ है, ये सारी वैल्यूज़ क्यों नहीं है। चार्ज की ये वैल्यू के बाद सीधी ये वैल्यू क्यों मिल रही है, इनकी बीच की वैल्यू क्यों नहीं है, ठीक है। ऐसे इसके बाद 3.2 के बाद कहाँ जाओगे 4.8, तो 3.2 के बाद सीधा कहाँ जाओगे आप, ऐसे 4.8 पे जाओगे, कहाँ जाओगे 4.8 पे जाओगे। तो यहाँ पर आप देखो इस चार्ज के बाद यहाँ बीच के चार्ज सारे गायब हैं, फिर ये चार्ज मिलेगा, फिर इसके बाद बीच के सारे चार्ज गायब हैं, ये सारे के सारे चार्ज गायब रहेंगे, उसके बाद आपको ये मिलेगा। तो ये एक तरह से सीढ़ी दिख रही है, देखो ये सीढ़ी का पहला डंडा, ये सीढ़ी का दूसरा डंडा, ये सीढ़ी का तीसरा डंडा, बीच में कोई डंडा नहीं है, तो बीच में पैर नहीं रख सकते, यानी बीच में कोई भी चार्ज है ही नहीं, अलाउ ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो ये वैल्यू डिस्क्रीट है कि नहीं है, इसके बाद सीधा ये वैल्यू, इसके बाद सीधा ये वैल्यू। तो सेम सिमिलर उसी तरह से जैसे मैंने सीढ़ी बनाया था, लेडर बनाया था, सिमिलर उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको चीज़ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा चार्ज होता है उसमें हर एक तरह की वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं होती हैं, कुछ फिक्स वैल्यूज़ ही पॉसिबल होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज भी कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है, इसलिए ये हेडिंग पड़ी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसको लिखने के लिए आपको एग्जाम में Q बराबर NE वाला फॉर्मूला जरूर लिख के आना है। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हेर फेर हो रहा है, जो कि ट्रांसफर हो रहा है, उसकी वैल्यू 1, 2, 3 से स्टार्ट करके आप चाहे जितना लिख सकते हो। और E क्या होता है, E को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है और जो कि कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने वाला चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। और उसको हम लोग क्वांटा ऑफ चार्ज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ जो है वो समझ में आई होगी। तो कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं ये आप समझ रहे हो कि 1.6 के बाद सीधा 3.2 है। अब एग्जाम में क्या करता है वो, जैसे मान लो आपको उसने कहा कि किसी भी बॉडी के ऊपर 5 × 10⁻⁻19 कूलाम ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है। तो आपको कैसे चेक करना है कि ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन से चार्ज 1.6 प्रोड्यूस हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन से 3.2 हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन से 4.8 हुआ, और 3 के बाद सीधा 4, अरे 3 के बाद 3 इलेक्ट्रॉन के बाद 4 जाएगा ना, आधा टुकड़ा तो जाएगा नहीं। तो 4 के बाद कितना आएगा, 4.8 के बाद 6.4 आएगा। अब 4.9, 5, ये देखो 5 दिया है, तो 5 इसके बीच में आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसे बता सकते हो कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। या एक और तरीका क्या है, ये आप क्या करो, यहाँ पर जो भी चार्ज दिया उसको E से डिवाइड मारो। चार्ज कितना दिया है 5 × 10⁻⁻19, E से डिवाइड मार दो। E कितना होता है 1.6, E कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, -19 कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितना आएगा, पॉइंट से पॉइंट कटने से आएगा यहाँ पर 50/16, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ आएगा 25, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 8, कितना आएगा 8, ठीक है। चलो अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3, यहाँ पर डिवाइड करेंगे आप तो 3 आएगा, अब फिर पॉइंट लगा के 1, तो इस तरह से आप देख रहे हो कितना आएगा यहाँ पर 8 3 जा 24, 1 होगा, 0 लगाएंगे 10 हो जाएगा, 8 1 जा 8, 2 फिर 20 हो जाएगा, 8 2 जा 16। तो आप देख रहे हो बस खत्म। यहाँ पर आप देख रहे हो जो आंसर आ रहा है आपका वो पॉइंट में आ रहा है। ये जो n की वैल्यू आ रही है आपकी, n की वैल्यू कितनी आ रही 3.12। अरे n तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉइंट में कैसे आ रहा है। इलेक्ट्रॉन तो या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 के बाद 4 होगा। ये 3.12 कहाँ से आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, और पार्टिकल या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। तो इस तरह से जब भी आपका आंसर पॉइंट में आने लगे, कोई भी चार्ज दे उसको E से डिवाइड मारो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, और अगर आंसर पॉइंट में आए तो समझ जाओ वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगर पूरा डिवाइड होता है, अगर 3 आता है यहाँ पर तो 3 पॉसिबल है, तो हम बोल देते हैं ये चार्ज पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि कोई गिवन चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना है, उस गिवन चार्ज को आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना है, और आंसर आपका होल नंबर आना चाहिए। होल नंबर का मतलब 1 2 3 1000 लाख कुछ भी आए वो होल नंबर हो, पॉइंट में, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। अगर डेसिमल में आता है तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो बोलो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको जरूर से आपको बहुत ध्यान से इसको देख लो, एक बार देख लो, इसको जरूर से नोट कर लो, और इसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो इसको मिटा दिया जाए, मिटा दें। चलिए तो अब हम लोग जो है वो बात करेंगे चार्ज की थोड़ी यूनिट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो हमने बोला अभी चार्ज की जो SI यूनिट होती है, चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, वो कूलाम होती है। कूलम होता है।
अब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि कूलम जो होता है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है। बोलने को हम भले बोलते रहे कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, लेकिन कूलम जो है वो चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट होती है। जैसे लेंथ जो होती है, लंबाई, अब आपको लंबाई नापनी होती है तो आप लंबाई को बहुत छोटा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, उसके अलावा आप किलोमीटर, और बड़ा जाना है तो मील, और बड़ा जाना है तो फिर आप ऐसे करते करते आप जो है लाइट ईयर, आपने सुना होगा लाइट ईयर सबसे मतलब काफ़ी बड़ा मात्रक होता है, तो इस तरह से आप काफ़ी बड़ा यूनिट होता है। तो इस तरह से आप जो है वो ढेर सारी यूनिट हो सकती है, किसी चीज़ की ढेर सारी यूनिट हो सकती है, तो चार्ज की भी बहुत सारी यूनिट होती है, लेकिन हम जो है वो एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। तो वो एसआई यूनिट क्या है, कूलम। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कूलम कितना बड़ा यूनिट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज हम देखने वाले हैं कि एक कूलम चार्ज कितना होता है, ठीक है। एक कूलम जो चार्ज होगा वो कितना होगा उसको समझेंगे। तो देखो चार्ज की वैल्यू कितनी दी हमको, एक कूलम, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 1 कूलम। और हम जानते हैं ई कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये हमको पता है, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे कहाँ पर, ये सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे Q इक्वल्स टू एन वाले फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम Q की जगह कितना रखेंगे, 1, और N हम कैलकुलेट करेंगे, और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। चलो अब हम यहाँ N की वैल्यू निकालेंगे, तो N के लिए हम क्या करेंगे, N को वहीं छोड़ेंगे, 1 डिवाइड बाई ये पूरा मल्टीप्लाई वाला चीज़ इधर डिवाइड में आएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब माइनस 19 को जब ऊपर ले जाएंगे तो प्लस 19 हो जाएगा, ठीक है। 1 यहाँ पर था इंटू, जब पावर जब भी यहाँ पर निगेटिव होती है तो ऊपर जाती है तो पॉजिटिव होती है, नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके निगेटिव हो जाती है। ये मैथ से थोड़ा अलग है, फिजिक्स के अंदर जो मैथ होता है वो नॉर्मल मैथ से अलग होता है। तो याद रखना, जब भी कोई चीज़ पावर में लिखी होगी तो यहाँ पर अगर उसको आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चेंज करोगे तो उस केस में वो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है। तो -19 ऊपर ले जाएंगे तो +19 हो जाएगा, और नीचे क्या है 1.6 है। यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, ठीक है, और एक जीरो इससे उधार ले लो, तो क्या होगा यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, n इक्वल्स टू एक जीरो इससे उधार लोगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। क्यों उधार क्यों ले लें, ताकि 16 से यहाँ डिवाइड हो सके इसलिए, ठीक है। तो इससे एक उधार ले लिया मैंने, तो यहाँ हो जाएगा 100, और नीचे हो जाएगा 16, और इसमें से एक उधार लिया तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 18 बचेगा। अब 100 को जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 6.25 इंटू 10 की पावर 18, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि एक कूलम का चार्ज जो होगा वो कब किसी भी बॉडी के ऊपर आएगा। अगर किसी बॉडी के ऊपर एक कूलम का चार्ज लाना है तो n की वैल्यू, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए उसके अंदर, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब कई लोग दिमाग लगाते हैं, कई लोग दिमाग लगाएंगे, कहेंगे अरे आपने तो बोला था इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 10 होगा, या तो 50 होगा, या तो 100 होगा, या तो 1 करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, होल नंबर में होगा। तो यहाँ पर पॉइंट में कैसे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो देखो यार ये पॉइंट नहीं है, ये 10 की पावर 18 जो है उसका मतलब क्या होता है, 10 की पावर 18 का मतलब यहाँ पर इस दशमलव को आप, इस डेसिमल को आप 18 बार आगे सरकाओगे। तो अगर जब आप इसको सरकाएंगे तो वो दशमलव मतलब वो डेसिमल जो है वो यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो मैं इसको खोल के लिखता हूँ, एक्सपैंड करके लिखता हूँ, ये साइंटिफिक नोटेशन होता है जो कि हम फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसको मैं नॉर्मल मैथ वाले लैंग्वेज में यूज़ करता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए एक बार। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 6.25 जो है इसमें ये जो पॉइंट होगा ये कितना आगे जाएगा, आप 18 मतलब 18 बार इसको आगे ले जाएंगे हम। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद जीरो लगाना अलाउ होता है, चाहे जितना जीरो लगा लो आप। तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर आप एक बार यहाँ ले जाओगे, एक बार यहाँ ले जाओगे, 2 बार चला गया तो 2 डिजिट चल गया, कितना बचा, अभी 16 बचा है। तो अब 16 बार यहाँ क्या लगाओगे, 16 बार जीरो लगाओगे। अब देखो दशमलव यहाँ जो था उसको आप ढकेलोगे तो 2 यहाँ जाएगा और 16 यहाँ, 18 बार तो दशमलव गया, ठीक है। तो ये जो नंबर आ रहा है ये नंबर है आपका, तो ये होल नंबर नहीं है, ये तो पूरा होल नंबर है। इसमें कहाँ पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ देख के ये मत समझ जाना कि इलेक्ट्रॉन पॉइंट में कैसे हो गया, ये तो पॉइंट में नहीं होता, ये असल में पॉइंट नहीं है, ये बस उसका केवल साइंटिफिक नोटेशन है, एक्चुअल ये है। अब ये इतने इलेक्ट्रॉन, इसको गिनेंगे आप तो गिनती खत्म हो जाएगी आपकी। इतने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी के अंदर आएंगे तब जाके कितना चार्ज बनता है, 1 कूलम चार्ज बनता है। इस मार्कर के ऊपर अगर 1 कूलम चार्ज लाना है तो इतना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालना पड़ेगा। ये कितना है उसको गिन के एक बार देख लेना आप। तो हमको लगता था 1 कूलम चार्ज कितना होबे करेगा, 1 कूलम बहुत छोटा है, नहीं, 1 कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। चार्ज की जो यूनिट है कूलम वो बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम ज़्यादातर केस में हम चार्ज की इतनी बड़ी यूनिट नहीं यूज़ करके हम स्मॉलर यूनिट यूज़ करते हैं। स्मॉलर यूनिट में कौन कौन होता है, तो स्मॉलर यूनिट में होता है माइक्रो कूलम, इसके अलावा होता है मिली कूलम, इसके अलावा होता है, बस ये 2 ज़्यादा फेमस है, पिको कूलम भी होता है। ये क्या है माइक्रो, ये क्या है मिली, ये क्या है पिको, ठीक है। तो माइक्रो कूलम, मिली कूलम और पिको कूलम। तो 1 माइक्रो कूलम में कितना कूलम होता है,
1 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 कूलम। 1 मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 कूलम। 1 पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12 कूलम। तो इस तरह से हमने इसके 10 की पावर 6 टाइम छोटे यूनिट बनाए हैं। यहाँ पर 10 की पावर 3 टाइम्स, यहाँ 10 की पावर -12, यानी 10 की पावर 12 टाइम छोटा यूनिट बनाया है। तो इतना छोटा छोटा यूनिट हम लोग मिली कूलम, ठीक है, माइक्रो कूलम, पिको कूलम, इस तरह से हम आगे यूज़ करेंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा इसको कि जब भी कहीं पर मिली कूलम आएगा तो उसको 10 की पावर -6 कूलम लिख देना, क्योंकि हम क्वेश्चन जब करते हैं तो क्वेश्चन हम एसआई यूनिट में करते हैं, तो हमको मिली कूलम दिया रहेगा तो हम उसको कूलम करेंगे, ठीक है, मिली कूलम ये है। और अगर माइक्रो कूलम दिया रहेगा तो उसको भी कूलम करेंगे, पिको कूलम होगा तो उसको भी कूलम करेंगे। तो कन्वर्जन आएगा तो आपको याद होना चाहिए कि मिली मतलब -3, माइक्रो मतलब -6 और पिको मतलब कितना, -12, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम चार्ज की बड़ी यूनिट बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम चार्ज की छोटी यूनिट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये थी अपनी चार्ज की अभी तक की कहानी। अब चार्ज के बारे में हमने कुछ ठीक ठाक पढ़ लिया है। चार्ज क्या होता है, चार्ज का सिंबल क्या होता है, चार्ज स्केलर है कि वेक्टर है, चार्ज कितने टाइप का होता है, कौन से चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, कौन से चार्ज रिपल करते हैं, कौन कौन सा चार्ज पॉसिबल होता है, सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, किसके ऊपर होता है, चार्ज कैसे आता है किसी भी बॉडी पर। तो अभी तक चार्ज की सारी कहानी आपको क्लियर हो चुकी है। अब चार्ज को हम क्या करेंगे, हम एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो कराएंगे, ठीक है। हम चार्ज को किसी तरीके से हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो करे। और जब चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो करेगा तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि वहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा और यहीं से स्टार्ट होगा अपना चैप्टर। मतलब चैप्टर तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, वो अब एक तरह से अब स्टार्ट होने वाला है। अब चार्ज जब फ्लो करेगा तो वो कैसे करंट बनाएगा वो अब हम लोग अगली क्लास में देखने वाले हैं। तो अगली क्लास जो हमारी स्टार्ट होगी वो इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, ठीक है। तो आज की भी क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा इसको और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप पढ़े होंगे और अपना कंसंट्रेशन इधर लगाए होंगे। तो इतना जो भी आपको पढ़ाया मैंने उसको आप रिवाइज करो, फिर अगली क्लास जो है वो जल्द ही हम लेके वापस आएंगे, ठीक है। तो चलो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।